स्पष्ट हो रहे हैं? या ये भी हो सकता है कि वो यहां से प्रश्न को टच ही ना करें, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इस बहाने वो सेंटर स्टेट रिलेशन की ओर मुड़ जाए। तो इसका मेरे कहने का मतलब है, तो एक यह टॉपिक हो गया। अब देखें करीब करीब कुल मिलाकर के यहां से जितनी बातें मैंने की 370 के कंटेक्स्ट में, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के कंटेक्स्ट में, कुल मिलाकर मुझे लगता 50 से 60 फैक्ट होंगे जिनको अगर हम कवर अप कर लेते तो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा हम रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में होंगे। नहीं, इसी प्रकार आप देखेंगे दूसरा इशू जो अभी चर्चा में है वह इशू क्या है? ट्रिपल तलाक को लेकर जो लेजिस्लेशन हुआ है। नहीं, अब ट्रिपल तलाक को लेकर जो लेजिस्लेशन हुआ है तो सीधे सीधे देखें इसका संबंध किससे जुड़ता? इस लेजिस्लेशन का। तो इस लेजिस्लेशन का संबंध सीधे सीधे संविधान के दो भागों से जुड़ता है। भाग तीन जो मूलाधिकारों से संबंधित, और भाग 3 में भी देखेंगे दो स्पेसिफिक डायमेंशन से इसका संबंध जुड़ता है। पहला, भाग 3 में समानता के अधिकार से संबंधित उपबंध की ओर चले जाएं, क्योंकि इसी आधार पर ट्रिपल तलाक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। और दूसरा, ट्रिपल तलाक बिल को जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसका जो विरोध किया जा रहा है या जो विरोध किया गया वह किसके कंटेक्स्ट में किया गया? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और माइनॉरिटी राइट्स वाला जो 25 से 30 तक का अनुच्छेद है, समझ रहे हैं या नहीं? तो इसका मतलब यह हो गया कि ट्रिपल तलाक ने हमारे लिए राइट टू इक्वलिटी, उससे रिलेटेड डिफरेंट प्रोविजन, उससे रिलेटेड रिजर्वेशन, उसके एक्सेप्शंस को हमारे लिए महत्वपूर्ण बना दिया। ट्रिपल तलाक के प्रश्न ने हमारे लिए रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को महत्वपूर्ण बना दिया और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों और उनकी संस्कृति के संरक्षण के प्रश्न को भी हमारे लिए महत्वपूर्ण बना दिया। नहीं, तो उससे जुड़े हुए विविध पहलुओं को भी हम देखें। नंबर 3 अगर आप जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक का जो प्रश्न है इसका संबंध संविधान के चौथे भाग से भी जुड़ता है। चौथा भाग का मतलब नीति निर्देशक तत्वों से, और नीति निर्देशक तत्वों में भी चले जाएं तो आर्टिकल 44 से इसका संबंध जुड़ता है, क्योंकि आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। नहीं, तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए आर्टिकल 44 भी महत्वपूर्ण हो गया, और आर्टिकल 44 के बहाने डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट भी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए। हो सकता है कोई प्रश्न मूलाधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर संबंधों पर पूछ दिया जाए, उनके अंतर पर पूछ दिया जाए, उसके लीगल स्टेटस पर पूछ दिया जाए। हो सकता है मतलब मूलाधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को लेकर जो विवाद अब तक रहा है वहीं से किसी प्रश्न को क्रिएट किया जाए। बातें समझ रहे हैं ये? तीसरा, इसका संबंध यहीं से नहीं जुड़ता। यहां से आगे बढ़ें तो ट्रिपल तलाक का जो प्रश्न है उसका संबंध संविधान की प्रस्तावना से भी जुड़ता है। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की बात की गई है। नहीं, और कल आशीष सर ने आपके सामने प्रश्न उठाया था और यूपीएससी ने भी ये प्रश्न 2 बार पूछा है, बिहार में भी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि भारतीय पंथ निरपेक्षता की अवधारणा जो है वह पश्चिमी पंथ निरपेक्षता की अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है।
तो मैं चर्चा करूंगा प्रस्तावना की जब चर्चा करूंगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखें, वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म जो है उसके दो तत्व हैं, दो कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट जो है वह है नो स्टेट रिलीजन, अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और दूसरा कंसेप्ट जो वहां पर है वह दूसरा कंसेप्ट है कि नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन रिलीजियस मैटर, अर्थात धार्मिक मामलों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है। अगर इसके सापेक्ष इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को देखें, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को देखें, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा में पश्चिमी सेकुलरिज्म का एक कंपोनेंट मौजूद है। नो स्टेट रिलीजन की बात को हमने स्वीकार किया है। भारतीय संविधान में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो दूसरे कंपोनेंट को हमने स्वीकार नहीं किया है, अर्थात भारतीय संविधान धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है। इसकी जगह पर देखें तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में दो कंपोनेंट दिखाई पड़ते। नंबर वन, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। और सर्वधर्म समभाव का मतलब क्या है? सर्वधर्म समभाव का मतलब यह है, सर्वधर्म समभाव का मतलब यह है कि जो राज्य होगा वह सभी धर्मों को समान नजरों से देखेगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे। यहां पर ध्यान रखेंगे, सभी धर्मों के समान होने का मतलब क्या है? सभी धर्मों के समान होने का मतलब यह है कि राज्य धर्मों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। हो सकता है कहीं पर राज्य धर्म की वृद्धि के लिए भी कुछ प्रयास करता दिखे। जैसे अगर देखें, हज की सब्सिडी दी जाती रही तो हज के साथ साथ अमरनाथ यात्रियों को भी सब्सिडी दी जाती रही। वहां पर राज्य डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। बिहार के कंटेक्स्ट में ही देखें तो राज्य ने आगे बढ़ चढ़कर गुरु गोविंद सिंह के 350वें वर्ष को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया। और उसके बाद से देखेंगे हर साल नहीं, दूसरा, जरूरत पड़ने पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो आप यह पाएंगे कि भारतीय संविधान में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अर्थात हिंदी में इसके लिए शब्द होता है युक्तियुक्त निर्बंधन। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात जो है, धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में क्या कहा गया है? मोटा मोटी 3 बिंदुओं को देखें। पब्लिक ऑर्डर के मद्देनजर, अर्थात लोक व्यवस्था के मद्देनजर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है धार्मिक मामलों में। दूसरा मामला आपको है समाज सुधार के मद्देनजर, सोशल रिफॉर्म, प्रोग्रेसिव रिफॉर्मेटिव स्टेट्स के लिए भी राज्य धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कर सकता है। और तीसरा है
हेल्थ कंसर्न, स्वास्थ्य मानकों के संदर्भ। तो ये 3 मसले हैं जिनके कंटेक्स्ट में राज्य का इंटरफेरेंस संभव है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा नो स्टेट रिलीजन को स्वीकार करती है, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट को नहीं स्वीकार करती। उसकी जगह पर इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट की बात की गई है, राज्य के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की बात की गई है और उन शर्तों की चर्चा की गई है, उस स्थिति की चर्चा की गई है जिसमें राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। बातें स्पष्ट हुई। तीसरी बात हमने कही, भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति की विविधता के मद्देनजर आप अगर देखें, सर्वधर्म समभाव की बात की गई है। नहीं, राज्य एक समान दृष्टि से सभी राज्यों को दिखेगा। तो इससे क्या हुआ? इससे भारतीय धर्मनिरपेक्षता पंथ पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का अंतर आपको समझ में आया। अब अगर आप देखें दूसरी बात, जब पंथ निरपेक्षता की चर्चा कर रहे तो हो सकता है प्रश्न उठा करके पूछा जाए कि क्या भारतीय संविधान की मूल प्रकृति धर्मनिरपेक्ष है? एक स्टेटमेंट दे दिया जाए, आरंभ से ही धर्मनिरपेक्ष रही है। या यह प्रश्न पूछा जाए, निम्न में से किस संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया या जोड़ा गया? तो यह 42nd अमेंडमेंट है, यह 42वां संशोधन है जिसके माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। नहीं, अब अगर देखें पंथ निरपेक्षता की हमने, इसलिए मैंने कहा कंसेप्ट के जरिए फैक्ट की ओर जाए। कंसेप्ट के जरिए फैक्ट की ओर जाएंगे तो चीजों को याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब बात कहां आ गई? पंथ निरपेक्षता के बहाने 42वें संविधान संशोधन पर बात आ गई, आई या नहीं? नहीं। अब अगर इसी के कंटेक्स्ट में हम देखें, नहीं तो प्रश्न यहां से फिर बन सकते हैं, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? बिहार के प्रश्नों की प्रकृति यही है ना, 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1978 में। तब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। नहीं, अब दूसरा प्रश्न, हाथ केवल चलाते रहे, ये सारे फैक्ट हैं। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता कि 42वां संविधान संशोधन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया, या इसी प्रश्न को एक डिफरेंट फॉर्म में पूछा जा सकता कि स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर निम्न में से कौन संविधान संशोधन किए गए? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 42वां संविधान, भारतीय संविधान के प्रश्न पर विचार के लिए स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया था और स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए, स्वर्ण सिंह कमेटी के उस रिकमेंडेशन के आलोक में देखेंगे 42वां संविधान संशोधन किया गया। अब जब 42वें संविधान संशोधन की बात आती है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन को, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है कि अब तक जितने संविधान संशोधन हुए हैं, अब तक के सारे संशोधनों में
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसका दायरा सबसे ज्यादा व्यापक था, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के 52 अनुच्छेद प्रभावित हुए, 52 आर्टिकल्स प्रभावित हुए हैं, अमेंड किए गए। नहीं तो आप खुद सोच करके देखें, हमने चर्चा कहां से शुरू की थी? हमने अपनी चर्चा कहां से शुरू की थी? ट्रिपल तलाक से शुरू की। ट्रिपल तलाक को हमने फंडामेंटल राइट के राइट टू इक्वलिटी से जोड़ा। ट्रिपल तलाक को हमने किससे जोड़ा? ट्रिपल तलाक को हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन से जोड़ा। ट्रिपल तलाक को हमने माइनॉरिटी राइट्स से जोड़ा। ट्रिपल तलाक को हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ले जाकर के जोड़ा। ट्रिपल तलाक को हमने आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से ले जाकर जोड़ा। ट्रिपल तलाक को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से ले जाकर के जोड़ा, जो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को इंडिकेट करता हुआ, जो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को इंडिकेट करता हुआ आता। और उसी के कंटेक्स्ट में पंथ निरपेक्षता पर आधारित 4-5 प्रश्नों की मैंने आपके साथ चर्चा की, जो प्रश्न प्री में पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में या पूछे जा सकते। फिर उसी के कंटेक्स्ट में मैंने 42nd अमेंडमेंट की चर्चा की। आगे विस्तार से चर्चा 42nd अमेंडमेंट पर हमारी आगे होगी आपके साथ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि करेंट में जो टॉपिक चर्चा में हैं उन टॉपिक को आप पिक करें और डायरेक्टली इनडायरेक्टली करेंट के उस टॉपिक से जितने ट्रेडिशनल एरिया कवर हो सकते हैं उस ट्रेडिशनल एरिया को हम कवर करने की कोशिश करें। अगर उस ट्रेडिशनल एरिया को हम कवर करने की कोशिश करते तो क्या आपको नहीं लगता कि कम मेहनत पर कम समय में बेहतर तैयारी की जा सकती है? और जिस एरिया की चर्चा की है, अगर प्रश्न यहां से छिटकेंगे भी तो हम उन प्रश्नों को पकड़ने की स्थिति में होंगे। इतनी बातें स्पष्ट हुई। आगे बढ़ूं अब यहां से। अब दूसरा प्रश्न था, अभी तक तो मैंने आपके साथ यह चर्चा की कि इंडियन पॉलिटी सेक्शन की पढ़ाई के क्रम में किस एरिया पर फोकस करना है, कहां पर ज्यादा समय देना है, कहां पर थोड़ा सा विस्तार में जाना है और कहां पर आपको ऊपर ऊपर टॉपिक को टच करके बाहर निकलना है। अब दूसरा प्रश्न जो यहां पर उभर कर आता, सोर्स मटेरियल क्या हो इसके लिए, यह प्रश्न हमारे लिए सबसे अहम है। तो सोर्स मटेरियल में अगर मुझसे पूछें, देखें मेरी अपनी जो सोच रही है, मेरा मानना है कि प्री और मेंस के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हमें काम करना चाहिए। ठीक है, और अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आप काम करते हैं तो रटने का दबाव आप पर घटेगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आप अगर देखें तो उसी के साथ आप देखेंगे कि आपके अपने आइडियाज इमर्ज करेंगे, और जैसे जैसे आइडियाज इमर्ज करेंगे मेंस में आपकी स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं आप ही से जानना चाहूंगा किस सोर्स का इस्तेमाल आप करते, क्योंकि एक बात कल मैं कह चुका, हूं कि कोई जरूरी नहीं है मैं जो सोर्स बतला रहा वही आप फॉलो करें। क्वेश्चन बैंक सामने रखें, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखें,
उसके दाएं बाएं आगे पीछे मूव करने की कोशिश करें और इसके जरिए वेरीफाई करें कि अगर आपका सोर्स 80% ऑफ एरिया को कवर कर रहा है तो इसका मतलब आपका सोर्स मोर देन सफिशिएंट है, आप उस सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। मुझसे अगर पूछें तो पहला सोर्स इसके लिए जो पर्सनली मैं रेफर करूंगा, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन के लिए समय है आपके पास, और एग्जामिनेशन के लिए आपके पास समय है तो अभी आप पढ़ सकते। भारत का संविधान मेरे ख्याल से सिद्धांत और व्यवहार बुक का यही नाम है ना, अंग्रेजी में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, NCERT 12th क्लास की। मतलब मुझे लगता और मेरा अनुभव कहता है अगर कोई एक NCERT आपको मिस नहीं करनी चाहिए तो वो है ये NCERT, मिस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको कहता हूं कि प्री के लिए ही नहीं मेंस के लिए भी ये NCERT जितनी हेल्पफुल है आपके कंसेप्ट और आपके अंडरस्टैंडिंग के डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जितनी हेल्पफुल है शायद कोई दूसरी बुक उतनी हेल्पफुल नहीं। तो पहला सजेशन होगा इसको जरूर पढ़ें, मेरा आग्रह होगा, क्योंकि भरे इंडियन पॉलिटी सेक्शन की भूमिका प्रारंभिक परीक्षा में सीमित है लेकिन मेंस में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और NCERT के अलावा आप जो भी बुक पढ़ रहे, आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ें, आप अगर उसकी जगह पर और क्या आप लोग सप्लीमेंट यूज करते लक्ष्मीकांत, तो बस इस बात को ध्यान रखें, लक्ष्मीकांत बुक में प्री के लिए जब आप इंटर कर रहे होते तो जिस जिस एरिया की बात की है वहां पर थोड़ा फोकस करें, रेस्ट पर एक मोटा मोटी चीजों को कवर करने की कोशिश करें। 700 पेज की पूरी पुस्तक को इन डेप्थ जाकर के कवर करने की मैं जरूरत नहीं समझता। इतनी बातें स्पष्ट हुई, लेकिन मेरा सजेशन होगा इस बुक को आप जरूर कवर करें, ठीक है। अब मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पर। पहला टॉपिक जो मैं पिक करने जा रहा आपके साथ, पहला टॉपिक जो मैं पिक करने जा रहा हूं वह है भारतीय संविधान सामान्य परिचय। अब अगर हम देखें पहला प्रश्न जो इमर्ज करता है संविधान से आशय। दूसरा, जब हम संविधान की चर्चा कर रहे हैं तो इसी के कंटेक्स्ट में हम देखें संविधानवाद और संवैधानिकता।
संविधानवाद के लिए अंग्रेजी में जो टर्म है वह टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और संवैधानिकता के लिए जो अंग्रेजी में टर्म है वह टर्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। नहीं, फिर यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम मूव करेंगे भारतीय संविधान की विकास यात्रा। एक इन जनरल एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम देखेंगे, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे तब भारतीय सामान्य संविधान का सामान्य परिचय। इस सामान्य परिचय में हम किसकी चर्चा करेंगे? तो इस सामान्य परिचय में हम संविधान सभा, इस सामान्य परिचय में हम अनुसूचियों, इस सामान्य परिचय में हम संविधान संशोधनों, इस सामान्य परिचय में हम प्रस्तावना की चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक के अंतर्गत अब लगभग मेजर पार्ट ऑफ पॉलिटी को हम कवर करेंगे। मेजर पार्ट ऑफ पॉलिटी। तो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, तो संविधान, किसी भी देश में संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है। किसी भी देश में संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें उस देश के शासन के मूलभूत सिद्धांतों और आदर्शों का वर्णन होता है। वह वैधानिक दस्तावेज जिसमें किसी देश के शासन के मूलभूत सिद्धांतों और आदर्शों का वर्णन होता है, उन सिद्धांतों और आदर्शों का जिसके अनुरूप उस देश का शासन और प्रशासन चलाया जाता है। बातें स्पष्ट हैं? मतलब अगर ये दूसरे शब्दों में हम कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कह सकते? कॉन्स्टिट्यूशन को हम मदर ऑफ लॉ कह सकते। किसी भी देश में जितने नियम और कानून होते हैं सबकी जननी क्या है? सबका मूल स्रोत क्या है? संविधान। नहीं, नंबर 2, संविधान को अगर हमने डिफाइन कर लिया तब दूसरा प्रश्न उठता है संविधानवाद। संविधानवाद क्या है? यह प्रश्न मेरे ख्याल से एक बार बीपीएससी ने पूछा भी। बस 63। हाँ, संविधानवाद क्या है? और जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं कि हिंदी और अंग्रेजी ट्रांसलेशन में कंट्राडिक्शन था। उसमें प्रश्न में हिंदी में संविधानवाद दिया हुआ है, नहीं, हिंदी में शायद संवैधानिकता था और अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था।
संविधानवाद की संकल्पना जो है वह संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करती है। संविधानवाद की संकल्प, जहां पर भी संविधानवाद होगा, इसका मतलब यह होगा कि वहां पर सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं, अब अगर भारतीय कंटेक्स्ट में आप देखें तो भारतीय कंटेक्स्ट में सुप्रीम कौन है? जैसे अगर आप देखें तो भारतीय संविधान बहुत हद तक अमेरिका और ब्रिटेन से प्रभावित है। नहीं, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन से प्रभावित होने के बावजूद भारत में अगर देखें तो संविधान की सर्वोच्चता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, यह संवैधानिक सर्वोच्चता ना तो आपको अमेरिका में दिखाई पड़ेगी और ना ही यह संवैधानिक सर्वोच्चता आपको ब्रिटेन में दिखाई पड़ेगा। क्योंकि ब्रिटेन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर संसद की सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, और अमेरिका में आप जाएंगे तो अमेरिका में जुडिशियल सुपरमेसी है। नहीं, लेकिन हमने ना तो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को हूबहू अपनाया, ना हमने जुडिशियल सुपरमेसी को हूबहू अपनाया। भारतीय संविधान को अगर आप देखें तो भारतीय संविधान जो है दो सिद्धांतों पर आधारित है। कौन कौन? एक सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी है मॉन्टेस्क्यू की, शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत है मॉन्टेस्क्यू का। तो भारतीय संविधान मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पार्थक्य की संकल्पना को अपनाता है। नहीं, लेकिन पूरी तरह से मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पार्थक्य की संकल्पना को नहीं अपनाता। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो भारतीय संविधान एक और अवधारणा को अपनाता है, और वह अवधारणा क्या है? वह अवधारणा आपको है नियंत्रण और संतुलन की अवधारणा, थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंसेज। नहीं, अब देखें ये कंसेप्ट की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, कैसे फैक्ट हम देखें। प्रश्न अगर पूछना होगा, अगर शक्ति पार्थक्य की संकल्पना की बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करता है? तो फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या करता है? अनुच्छेद 50 जो है 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी की बात करता है। दूसरा कोई अनुच्छेद बतलाइए जो सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करता हो। तो दूसरा आर्टिकल जो सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करता है वह है आर्टिकल 121, और तीसरा आर्टिकल है आर्टिकल 122। नहीं, आर्टिकल 121 और आर्टिकल 122 ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों जो हैं विधायिका और न्यायपालिका को एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से रोकती है। नहीं,
अगेन अगर आप देखें तो आर्टिकल 121 और आर्टिकल 122 और थोड़ा सा घर जाकर के काम करेंगे। आर्टिकल 121 और आर्टिकल 122 संघीय कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध को निर्धारित करता है। तो आर्टिकल 211 और आर्टिकल 222 अनुच्छेद 211 और अनुच्छेद 212 ये दोनों अनुच्छेद क्या करते? राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंधों को निर्धारित करते हैं और दोनों को एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोकते। तो ये जो 5 अनुच्छेद हैं, ये पांचों अनुच्छेद क्या करते हैं? ये कहीं न कहीं सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है, तो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस प्रदान करते हैं। बातें स्पष्ट हुई? अब दूसरी बात मैंने क्या कही? दूसरी बात मैंने कही कि अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के दायरे में रहते हुए संसद भी सर्वोच्च है और भारतीय संविधान के दायरे में रहते हुए न्यायपालिका भी सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के दायरे में रहते हुए पार्लियामेंट्री भी अपनी जगह पर सुप्रीम है और भारतीय संविधान के दायरे में रहते हुए जुडिशियरी भी अपनी जगह पर सुप्रीम है। नहीं? अब अगर गौर करें तो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को आधार कौन प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को आधार प्रदान करता हुआ आता? तो अगर आप देखने की कोशिश करें तो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को आधार प्रदान करता है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 जो किस संकल्पना को लेकर आता? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज की संकल्पना को लेकर आता, संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना को लेकर आता है। नहीं? संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना क्या करती है? संसद की सुपरमेसी को इंश्योर करने का काम करती है। अगेन अगर आप देखें तो दूसरा कौन सा अनुच्छेद है जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को इंश्योर करता? तो आर्टिकल 194 अनुच्छेद 194 क्या कहता है? अनुच्छेद 194 जो है वह कहीं न कहीं विधानमंडलीय विशेषाधिकार को सुनिश्चित करता है। स्टेट लेजिस्लेटिव्स की सुपरमेसी को इंश्योर करता हुआ आता। तो अब आप बतलाइए, इसके अलावा भी कोई अनुच्छेद है जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को इंश्योर करता है? कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 122 अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 क्या कहता है? अनुच्छेद 122 कहता है कि संसद की किसी भी कार्यवाही में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। नहीं? और यही प्रोविजन किसके द्वारा किया गया है? यही प्रोविजन जो है आर्टिकल
212 के द्वारा किया गया है, 212 के द्वारा। आर्टिकल 212 क्या करता है? आर्टिकल 212 कहता है आर्टिकल 212 क्या कहता है? तो आर्टिकल 212 कहता है कि राज्य विधानमंडल की कार्यवाही न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त होगी। इतनी बातें स्पष्ट हुई ये। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब पार्लियामेंट की ऑथोरिटी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और इन सब के कारण अगर आप देखें तो संसद की स्थिति सर्वोच्च होती हुई दिखाई पड़ती। एक और अनुच्छेद की बात कर सकते, वह अनुच्छेद क्या है? आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368, जिसमें किसकी चर्चा है? तो अनुच्छेद 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की चर्चा है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है, और आर्टिकल 368 का करेंट स्टेटस क्या है? तो आर्टिकल 368 का जो करेंट स्टेटस है वह है कि संसद संविधान के किसी भी अंश में संशोधन कर सकती। संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास से है। बातें स्पष्ट हो रही नहीं? तो इन सारे अनुच्छेदों ने क्या किया है? संसद की स्थिति को मजबूत करने का काम किया है। इसलिए हमने कहा अपनी जगह पर संसद क्या है? सर्वोच्च। नहीं, एक कहानी सुनी होगी। रेलवे के गेटमैन थे एक समधी। समधी समझते हैं ना? तो संयोग से दूसरे समधी मिलने के लिए आए, तो उन्होंने पूछा कि समधी आपके पास क्या पावर है? तो समधी ने कहा कि अच्छा रुकिए, हम अपना पावर दिखाते। राजधानी आ रही थी, लाल झंडी उन्होंने दिखा दी। लाल झंडी दिखा दी तो गाड़ी रुक गई। तो उन्होंने कहा हमारा पावर देखा, हमने गाड़ी को रोक दिया। उधर से गार्ड साहब उतर करके आए। गार्ड साहब ने बोला कि भाई रोका क्यों? तो उन्होंने कहा इनको पावर दिखाना था, इसलिए हमने गाड़ी रोक दी। तो गार्ड साहब ने 2 झापर रसीद कर दिया गेटमैन। तो बेचारे मायूस हुए। तो समधी ने पूछा समधी ये क्या हुआ? तो उसने कहा पावर की बात है, हमारे पास पावर था, हमने रोक दिया। उनके पास पावर था, उन्होंने हमें झापर रसीद कर दिया। तो ये जो पावर आपने देखा, किसका देखा? पार्लियामेंट का पावर देखा। एट द सेम टाइम मैंने क्या कहा कि अपनी जगह पर न्यायपालिका भी सर्वोच्च है। नहीं? और जो सुपरमेसी ऑफ जुडिशियरी है, न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है, उसको आधार कौन प्रदान करता है? नहीं? तो पहला बिंदु अगर आप देखें तो पहला बिंदु मैं रेफर करना चाहूंगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। नहीं,
अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। और अनुच्छेद 32 को कंसाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा है। और ये सारे प्रश्न, देखिए ये बातें जो कही जाती, क्योंकि मुझे अगर देखें तो मेरी आलोचना इस आधार पर नहीं होगी कि उनको कुछ आता नहीं है। आलोचना का आधार क्या होगा? वो तो मेंस के टीचर हैं, नहीं, उनका अप्रोच मेंस वाला है, प्री वाला है ही नहीं। और जब मेंस के समय बात करें, मेरे बारे में राय ले, अरे उनका अप्रोच यूपीएससी वाला है। समझे? मतलब यह कि मेरे लिए, मैं अगर नरक भी पहुंच जाऊं तो शायद नरक में भी मेरे लिए जगह नहीं होगी, स्वर्ग में कहां से हो सकती है। अब अगर आप गौर करें तो अनुच्छेद 32 में रिट जारी करने के अधिकारिता की चर्चा है। और रिट कितने प्रकार के हैं? कितने रिट की चर्चा है? 5 रिट की चर्चा है। नहीं, कौन कौन? हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, हो सकता है हिंदी में भी हैबियस कॉर्पस ही दे दे। नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कब जारी किया जाता है? नहीं, उसके जरिए क्या किया जाता है? बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने का आदेश दिया जाता है। अभी भी देखें, अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर क्या करना होता है? नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करना होता है और सिटी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करते हुए गिरफ्तारी का कारण बतलाना होता है। नहीं तो कई बार आप देखेंगे कि गिरफ्तार शब्द की बजाय डिटेन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, रोका जाता है, क्योंकि गिरफ्तारी में शो किया जाता है कि हमने अरेस्ट किया है। नहीं तो कई बार जब डिटेन किया जाता है तो उस स्थिति में देखेंगे न्यायालय के सामने अगर प्रस्तुत नहीं किया जा रहा तो उस स्थिति में क्या किया जाता? न्यायालय की शरण लेता है प्रभावित व्यक्ति या प्रभावित व्यक्ति से कोई और न्यायालय उसे अपने सम्मुख उपस्थित होने का। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा रिट क्या है? परमादेश। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? परमादेश को अंग्रेजी में मैंडेमस कहते हैं। और अगर आप देखें तो परमादेश कब जारी किया जाता? नहीं तो अगर परमादेश के संदर्भ में देखें तो यदि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति अपने लोक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या जारी किया जाता? परमादेश जारी किया जाता है, यह रिट जारी किया जाता है। और इस रिट के जरिए क्या निर्देश दिया जाता? तो इस रिट के जरिए लोक दायित्व के पालन का निर्देश उसे दिया जाता है। नहीं अब इसी में देखेंगे, यद्यपि बिहार में ऊपर ऊपर चीजों को छुआ जाता, लेकिन यही हमें इमेजिन करना है कि अगर चेंज होता है पैटर्न,
तो पैटर्न में चेंजेस होगा तो प्रश्नों की संख्या में भी वेरिएशन हो सकता और नेचर ऑफ क्वेश्चन में भी वेरिएशन हो सकता। परमादेश किस किस के अगेंस्ट जारी नहीं किया जा सकता? तो 2.5 लोगों के अगेंस्ट परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। 2.5 कौन कौन है भाई? तो राष्ट्रपति, दूसरे राज्यपाल, और तीसरा बतलाइए कौन है जिनके अगेंस्ट परमादेश जारी नहीं किया जा सकता? और कोई है या कोई नहीं है? बतलाइए। न्यायाधीश। और न्यायाधीश को हमने हाफ कहा, क्यों? क्योंकि न्यायाधीश न्यायिक दायित्वों का भी पालन कर रहे होते और न्यायाधीश कई बार प्रशासनिक दायित्वों का भी पालन कर रहे होते। तो न्यायाधीश जब न्यायिक दायित्वों का पालन कर रहे हैं तब मैंडेबस जारी नहीं होगा। लेकिन अगर न्यायाधीश प्रशासनिक दायित्वों का पालन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनके अगेंस्ट परमादेश जारी किया जा सकता। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे न्यायाधीश के विरुद्ध परमादेश नहीं जारी किया जा सकता। नंबर 3, तीसरा क्या है? तीसरा है और चौथा है प्रतिषेध। तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेषण। और दोनों रिट का नेचर एक है। ये दोनों रिट किसको जारी किया जाता? ये दोनों रिट जो हैं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी किए जाते। यदि अधीनस्थ न्यायालय अपने एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन को क्रॉस कर रहा है, यदि अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकारिता को लांघ रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या जारी किया जाता? उत्प्रेषण भी तब जारी किया जाता और प्रतिषेध भी जब जारी किया जाता। और देखें तो अंतर दोनों में क्या है? बड़ी ये उलझन वाला प्रश्न। हम लोग जब तैयारी करते थे तो अक्सर समस्या आती थी, प्रतिषेध और उत्प्रेषण एक दूसरे में मिल जाते थे। तो आप गौर करें, प्र से प्रतिषेध और प से पूर्ववर्ती चरण, प से प्रतिषेध और प से पूर्ववर्ती चरण। इसका मतलब यह है कि प्रतिषेध तब जारी किया जाएगा, प्रोहिबिशन रेट तब जारी किया जाएगा जब न्यायपालिका किसी ऐसे मामले पर विचार कर रही है जो उसके एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो निर्णय सुनाए जाने के पहले की स्थिति अगर है तो उस स्थिति में प्रतिषेध जारी किया जाएगा। और निर्णय अगर सुनाया जा चुका है अधिकारिता से बाहर जाकर तो उस स्थिति में किसको क्या जारी किया जाएगा? उस स्थिति में निर्णय के बाद अर्थात निर्णय के उत्तरवर्ती चरण में क्या जारी किया जाएगा? सर्टेलरी अर्थात उत्प्रेषण। और पांचवा रिट क्या है? पांचवा रिट क्या है? पांचवा रिट जो है वो है को वारंटो, और हिंदी में उसके लिए शब्द क्या है? अधिकार परीक्षा। नहीं, इस को वारंटो रिट के जरिए क्या होता? इस को वारंटो रिट के जरिए आप अगर देखें
तो सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के पद धारण करने को लेकर अगर प्रश्न उठता है, नहीं तो इस रिट के जरिए न्यायालय यह पूछती है इस पद पर बने रहने का आपको क्या अधिकार है, क्यों नहीं आपको इस पद से हटा दिया जाए। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो आर्टिकल 32 जो संविधान की आत्मा है, आर्टिकल 32 जो संविधान की आत्मा है, आर्टिकल 32 की अहमियत क्या है? बेसिकली अगर आप देखें तो आर्टिकल 32 स्टेट के पावर के अगेंस्ट, स्टेट के ऑथोरिटी के अगेंस्ट इंडिविजुअल के राइट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता हुआ आता, नहीं? और अगर आप देखें तो दूसरा अनुच्छेद है, लेकिन दूसरे अनुच्छेद पर जाने के पहले दो छोटे छोटे पहलू और डिस्कस करूंगा, जहां से प्रश्न, क्योंकि यह संभव है 6 दिन में पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया जाए, संभव है नहीं? तो जहां पर हमें मौका मिल रहा है उसके जरिए अधिकांश डायमेंशन को कवर करने की कोशिश करें। अब अगर आप देखें, मैं आर्टिकल 32 के कंटेक्स्ट में मैंने रिट जारी करने के अधिकार की बात की। आप मुझे यह बतलाइए कि क्या आर्टिकल 32 के अलावा भी कोई अनुच्छेद है जिसके तहत रिट जारी किया जा सकता है? आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 जो है उसके जरिए भी रिट जारी किया जा सकता है। और आर्टिकल 226 के जरिए जो रिट जारी किया जाएगा किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायपालिका के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा। अब सवाल यह उठता, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में अंतर क्या है, या दोनों एक ही चीजें हैं? तो अगर आप गौर करें तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार अपने आप में मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 226 के तहत जो है उपचार हासिल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, वो वैधानिक अधिकार की कैटेगरी में आएगा, नहीं? नंबर 2, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूज मत करें। भाग 3 के अंतर्गत जिन भी अनुच्छेदों की चर्चा है और जो भी अधिकारिता दी गई है सारे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आते हैं। और आर्टिकल 226 जो है वह फंडामेंटल राइट के दायरे में नहीं है, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी कर सकते। दूसरा, दोनों अनुच्छेदों में अंतर देखें तो दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की अधिकारिता सीमित है। और जब मैं कहता कि सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की अधिकारिता सीमित है, तो इसके माध्यम से मैं यह बतलाना चाहता हूं कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन इसके सापेक्ष अगर देखें तो हाईकोर्ट के, उच्च न्यायालयों के रिट जारी करने की जो अधिकारिता है, तो उच्च न्यायालयों के रिट जारी करने की अधिकारिता विस्तृत है, उसका दायरा कहीं अधिक व्यापक है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यह हुआ कि हाईकोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी नहीं कर सकती, बल्कि अन्य संदर्भों में भी जहां वह आवश्यक समझती है वह रिट
जारी कर सकती है। इतनी बातें स्पष्ट हुई नहीं? दूसरा अनुच्छेद जो न्यायिक सर्वोच्चता को आधार प्रदान करता है, वह अनुच्छेद है आर्टिकल 13(2), अनुच्छेद 13(2) नहीं? जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनराविलोकन कर लें, न्यायिक पुनर्विलोकन कर लें, जुडिशियल रिव्यू का संबंध आर्टिकल 13(2) से जाकर जुड़ता नहीं? आर्टिकल 13(2) क्या कहता है? तो आर्टिकल 13(2) कहता है कि यदि राज्य ऐसा कोई कानून बनाती है, ऐसा कोई कानून राज्य बनाता है जिसके कारण मूलाधिकारों का में हस्तक्षेप होता है, जिसके कारण मूलाधिकार सीमित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस कानून की वैधानिकता का निर्धारण न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उस कानून की वैधानिकता का निर्धारण कर सकती है नहीं? और मूलाधिकारों के अतिक्रमण की मात्रा तक, मूलाधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक उस कानून को विधि शून्य और अप्रभावी घोषित कर सकती है। मूलाधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक उस कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है नहीं? और अगर आप देखें यहां पर भारत के संविधान के अनुसार संविधान का संरक्षक कौन है? भारत का संविधान का संरक्षक किसे घोषित करता है? राष्ट्रपति को। कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में स्पष्ट शब्दों में राष्ट्रपति की चर्चा मिलती है। लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे कि यह राष्ट्रपति की सैद्धांतिक स्थिति है। सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तकनीकी रूप से राष्ट्रपति कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का संरक्षक। व्यावहारिक रूप से देखें तो राष्ट्रपति जो व्यावहारिक रूप से न्यायपालिका संविधान के संरक्षण के दायित्व का निर्वाह करती है। व्यावहारिक रूप से आर्टिकल 13(2) न्यायपालिका को कस्टोडियन ऑफ संविधान की ऑथोरिटी प्रदान करता है, क्योंकि कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा बनाई गई कोई भी विधि संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप है या नहीं है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता? इसका निर्धारण न्यायपालिका के द्वारा किया जाता। और यहां पर ध्यान रखेंगे, जब यहां न्यायपालिका की बात मैं कर रहा तो न्यायपालिका का मतलब किसकी बात कर रहा हूं? सर्वोच्च न्यायपालिका।
सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय नहीं। नंबर 3, तीसरी बात, क्या भारतीय संविधान का और कोई ऐसा प्रोविजन है जो न्यायिक सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता हुआ आता? तो हां, आप अगर देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 121 इस बात का उल्लेख करता है कि 121 कि संसद के भीतर न्यायाधीशों के आचरण पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी। सामान्य स्थिति में संसद के भीतर न्यायाधीशों के आचरण पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी। नहीं, यहां पर शब्द मैंने जोड़ दिया है सामान्य स्थिति में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि विशेष स्थिति में चर्चा हो सकती है। और वह विशेष स्थिति क्या है? वह विशेष स्थिति है जब न्यायाधीशों को उनके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। नहीं तो अगर न्यायाधीशों की बर्खास्तगी प्रस्ताव को छोड़ दें तो अन्य किसी संदर्भों में संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती। और आर्टिकल 212 अनुच्छेद 211 121 एंड 211 अनुच्छेद 211 कहता है कि राज्य विधानमंडल में किसी भी स्थिति में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं। यहां पर शब्द ध्यान रखेंगे, संसद में सामान्य स्थिति में चर्चा नहीं होगी, विशेष स्थिति में हो सकती है जब बर्खास्तगी प्रस्ताव विचाराधीन, लेकिन राज्य विधानमंडल में किसी भी स्थिति में नहीं। क्यों? क्योंकि न्यायाधीशों की बर्खास्तगी में राज्य विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो कहीं ना कहीं ये प्रोविजन क्या करते हैं? न्यायपालिका की स्थिति को मजबूत करते हुए। और इससे इतर हटे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात मैंने की, इससे इतर हट करके देखें तो दो न्यायिक मामले हैं जिसने जुडिशियरी के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को मजबूत किया है। क्योंकि संविधान की व्याख्या और पुनर्व्याख्या का अधिकार किसको है? तो संविधान की व्याख्या और पुनर्व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और अगर आप देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दो केसेज महत्वपूर्ण हैं। पहला केसेज है 1973 का केशवानंद भारती केस, क्योंकि 1973 का जो केशवानंद भारती केस है, उस केशवानंद भारती केस के जरिए क्या किया सर्वोच्च न्यायालय ने? द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे की संकल्पना इंट्रोड्यूस की। और मूल ढांचे की संकल्पना इंट्रोड्यूस करते हुए संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को मर्यादित करने का काम किया।
मूल ढांचे की संकल्पना को इंट्रोड्यूस करते हुए उसने कहा कि संसद संविधान के किसी भी अंश में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जिससे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो।